नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास डकैती के बाद पार्ट 4। मीर सिंह ने घूरकर मलिक को देखा और अगर ऐसा ही कुछ जोसेफ ने सोचा होगा तो आवाज़ में कड़वापन आ गया था। अजीत मलिक कुछ न कह सका। मीर सिंह ने ठीक बात कही थी। अपने आप को सलामत रखने की ख्वाहिश हो तो बगल में सांपों को नहीं पालना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन आने के वक्त जोसेफ वोहरा हमारे लिए कठिनाई पैदा कर सकता है। देखा जाएगा, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं आ रहा कि देवराज चौहान के हाथ से सिक्का निकल गया होगा। सिक्का मैंने अपनी आंखों से जोसेफ के पास देखा है और देवराज चौहान भी हम जैसा आम इंसान है। उसे ऐसे वक्त में घेरा होगा कि तब कुछ भी नहीं कर सकता होगा वह। यह बात तो सही है। जोसेफ जैसे हरामजादे से सतर्क रहना। मैंने तो सबसे ही सतर्क रहने की आदत पाल ली है सर। कहने के साथ ही उसने मुंह फेरा और दाएं हाथ से गाल सहनाने लगा जहां मीर सिंह ने चांटा मारा था। मीर सिंह के इस चांटे को वह जीते जी नहीं भूल सकता था। शमशेर सिंह और बख्तर। शमशेर सिंह की पहचान का आदमी जोसेफ वोहरा के लिए काम करता था। उस आदमी से उसने यह जानकारी पाली थी कि जोसेफ वोहरा खजाने को पाने के लिए कहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, यह बात पता करने को कहकर शमशेर सिंह ने 10 की गड्डी उसे थमा दी थी। 2 घंटे में ही वह खबर के साथ पुनः शमशेर सिंह के सामने हाजिर था। उसने बताया कि कल दिन में जोसेफ वोहरा कौन से प्लेन से कलकत्ता जा रहा है। अपने मतलब की सारी जानकारी पाकर शमशेर सिंह ने दौड़ लगा दी और उसी प्लेन की अपनी और बख्तर की टिकट बुक कराई। उसके बाद सीधा घर पहुंचा और साथ ले चलने वाले सामान को बांधने लगा। बख्तर को उसने सब बता दिया था। कल दिन के प्लेन से वे कलकत्ता जा रहे हैं क्योंकि जोसेफ वोहरा भी उसी प्लेन में जा रहा था। शमशेर सिंह और बख्तर को खजाने के बारे में कुछ खास नहीं पता था, रास्ता भी नहीं पता था। बस वे अंधेरे में हाथ पांव मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस समय वे दोनों प्लेन की पिछली सीटों पर बैठे थे। जोसेफ वोहरा और मीर सिंह की निगाह शमशेर सिंह पर नहीं पड़ी थी, वरना गड़बड़ हो जानी थी। शमशेर सिंह और बख्तर के चेहरे पर इत्मीनान के भाव नजर आ रहे थे। बख्तर, शमशेर सिंह ने सिगरेट सुलगाई। मामला कुछ समझ में नहीं आया। मीर सिंह और जोसेफ वोहरा की आपस में बात करने का मामला? हाँ, दोनों में तो ईंट कुत्ते का बैर। इनकी दुश्मनी पहले थी। मीर सिंह ने जब अंडरवर्ल्ड से किनारा किया तो दुश्मनी का वजूद ही खत्म हो गया। शमशेर सिंह ने सहमति भरे अंदाज में सिर हिलाया। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इन दोनों में क्या बात हुई होगी? क्या कहा जा सकता है? बख्तर, कलकत्ता एयरपोर्ट पर मैं इनके सामने नहीं जाऊंगा। जोसेफ वोहरा और मीर सिंह मुझे जानते हैं। मुझे यहाँ देख लिया तो साले फौरन शूट कर देंगे। एक बात कहूँ? क्या? कलकत्ता से वापस बंबई का प्लेन पकड़ लेते हैं, इसी में हमारी खैर है। अपना सड़ा हुआ थोबड़ा बंद रख। शमशेर सिंह का स्वर उखड़ गया। इसे बुद्धि दे ऊपर वाले, यह तो मरेगा, मुझे भी साथ ले डूबेगा। बख्तर बड़बड़ा उठा। मीर सिंह चावला की पार्टी और जोसेफ वोहरा की पार्टी पोर्ट ब्लेयर पहुंच गए। शमशेर सिंह और बख्तर साए के समान उनके पीछे थे। बख्तर, पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट में एक तरफ खड़ा शमशेर सिंह बोला, अब हमें एक को छोड़कर दूसरे के पीछे लगना पड़ेगा। किसके पीछे लगे? तुम बताओ। मेरे ख्याल से मीर सिंह के पीछे लगना ठीक रहेगा। शमशेर सिंह होठ सिकोड़ कर बोला। क्यों? जो सुनने में आया है, मीर सिंह पहले भी अपने कई ग्रुप खजाना पाने के लिए भेज चुका है। इसी कारण उसे इस बात की सही जानकारी होगी कि कौन सा रास्ता पकड़ना है, कहाँ जाना है। बख्तर के होठों पर मुस्कान उभरी। क्या हुआ? शमशेर सिंह अजीब सी निगाहों से बख्तर को देखने लगा। कुछ नहीं, सोच रहा था कि ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में बहुत जल्दी आती हैं। बेकार की बात छोड़। मीर सिंह चावला बाहर जा रहा है। उसके साथ अजीत मलिक और 10 आदमी हैं। साले सब के सब खतरनाक है। हमें सावधानी से इनके पीछे जाना होगा। आओ। बख्तर और शमशेर सिंह सामान के साथ आगे बढ़ गए। जोसेफ वोहरा भी इस बात से वाकिफ था कि मीर सिंह उन्हें आसानी से उस टापू पर पहुंचा सकता है जहां उनकी मंजिल है। इसी वजह से उसने खामोशी से अपना एक आदमी मीर सिंह के पीछे लगा दिया था ताकि मीर सिंह की हरकतों से वाकिफ रहा जा सके और उसे कह भी दिया
कि मीर सिंह का ठिकाना देखकर एयरपोर्ट पर वापस आ जाए। उसका कोई आदमी उसके इंतजार में खड़ा मिलेगा। जोसेफ वोहरा अपने आदमियों के साथ पोर्ट ब्लेयर के शानदार होटल में पहुंचा और सबके लिए कमरे और अपने लिए स्वीट बुक कराया। एक को एयरपोर्ट की तरफ रवाना कर दिया ताकि वह उस आदमी को होटल में ला सके जो मीर सिंह के पीछे गया है। आपको देखकर मीर सिंह अब हर काम सावधानी से करेगा, नीलकंठ बोला। यह कैसी भी सावधानी इस्तेमाल करे, परंतु पोर्ट ब्लेयर जैसी छोटी जगह पर खुद को या अपनी हरकतों को नहीं छिपा सकता, बशर्ते कि उसके बारे में मालूम करने वाला कोई हो। देवराज चौहान भी पहुंच गया होगा यहाँ, नीलकंठ ने कहा। जोसेफ वोहरा के चेहरे पर सोचों के भाव उभरे। क्या बात है सर? खास कुछ नहीं, मैं चाहता था देवराज चौहान से मेरा टकराव न हो। मीर सिंह की मुझे परवाह नहीं, उससे आसानी से निपटा जा सकता है, लेकिन देवराज चौहान से झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं होगा। परंतु हमारी मंजिल एक होने की वजह के कारण कहीं न कहीं तो टकराव तो होगा ही। देवराज चौहान हमारे लिए कोई समस्या पैदा नहीं कर सकता, नीलकंठ बोला। पागलों वाली बात मत करो, वह देवराज चौहान है। लगता है तुमने उसे ठीक तरह से जानते नहीं। जानता हूँ, उसकी खबरें अक्सर सुनने को मिल ही जाती हैं, लेकिन जब मैं उसके पास सिक्का लेने गया तो मुझे उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि जिससे उसकी परवाह की जाए। खैर मनाओ कि ऐसा वक्त नहीं आए। जोसेफ वोहरा का स्वर सख्त हो गया था। जोसेफ वोहरा के सामने वह आदमी खड़ा था जो मीर सिंह के पीछे गया था। मीर सिंह कहाँ ठहरा है? जोसेफ वोहरा ने पूछा। यहीं, इसी होटल में, उसने बताया। हम पहली मंजिल पर हैं और वह तीसरी मंजिल पर। जोसेफ वोहरा की आंखों में हैरानी उभरी। इसी होटल में? जी हाँ। गुड, वेरी गुड। जोसेफ वोहरा ने अजीब से अंदाज में सिर हिलाया। वह आदमी कुछ नहीं बोला। मीर सिंह का कमरा नंबर 33 सर। 33 है? ठीक है, तुम जाओ और नीलकंठ को भेजो। वह पलटा और सतर्क अंदाज में बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद नीलकंठ आया। मीर सिंह इसी होटल में 33 नंबर कमरे में है, जोसेफ वोहरा ने गंभीर स्वर में कहा। मीर सिंह की हरकतों पर 24 घंटे नजर रखवाओ। कौन उससे मिलता है और किससे वह मिलता है, कौन सा कदम उठा रहा है। ओके सर। इस काम में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जरा सी लापरवाही हमें पक्के खाने पर मजबूर कर सकती है। मीर सिंह निगाह में रहा तो हम आसानी से खजाने वाले टापू पर पहुंच जाएंगे। मैं समझता हूं सर। मैं अभी मीर सिंह की निगरानी पर आदमी लगवाता हूं। यह भी मालूम करना कि मीर सिंह अगर किसी को फ़ोन करता है तो वह नंबर कौन सा है, उसका कोई फ़ोन आए तो वह कौन है। इसके लिए होटल के ऑपरेटर को सेट कर लेना। वेरी वेल सर, कहीं भी लापरवाही नहीं होगी। जोसेफ वोहरा का इशारा पाकर नीलकंठ बाहर निकल गया। शमशेर सिंह और बख्तर ने मीर सिंह चावला का पीछा नहीं छोड़ा था। मीर सिंह चावला और उसके आदमी तीसरी मंजिल पर ठहरे थे। शमशेर सिंह और बख्तर ने भी तीसरी मंजिल पर ही कमरा लिया था। मीर सिंह पर नजर रख, वह क्या क्या करता है। शमशेर सिंह ने बख्तर से कहा। यह काम मैं नहीं कर सकता। मीर सिंह मुझे पहचान सकता है। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, बख्तर बोला। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? देवराज चौहान कहाँ रह गया? उसकी कोई खबर नहीं। अच्छा है खबर नहीं, वरना और दिक्कत का सामना करना पड़ता। दिक्कत तो अब भी आएगी। बख्तर ने गहरी सांस ली। मीर सिंह जोसेफ वोहरा कम है क्या? तू मीर सिंह पर नजर रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। श्री राम जसवानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बोट क्लब का मैनेजर। 25 मोटर बोटों को संभालता था वह, मैनेजरी करता था। बोटों का मालिक गुलाम रसूख बोटों से होने वाली कमाई पर ऐश करता था। बोट पर किसी ने समंदर का मजा लेना हो, घूमना हो या फिर दूसरे टापू पर जाना हो, मछलियां पकड़कर मनोरंजन करना हो, ऐसा कुछ भी हो तो लोग अधिकतर बोट क्लब से ही मोटर बोट लेते। सारा काम श्रीराम जसवानी ही संभालता था। 4000 रुपया तनख्वाह पाता था, जबकि गुलाम रसूख की हजारों कमा कर देता था। मीर सिंह चावला ने भी श्रीराम जसवानी से फोन पर बात की। हेलो, कौन बोलता है बड़ी? श्रीराम। नाम तो ठीक बोला नहीं, लेकिन मैंने पहचाना नहीं साईं। मीर सिंह के कानों में आवाज पड़ी। मीर सिंह चावला, पहचाना मुझे? मीर सिंह का स्वर शांत था। नहीं पहचाना, बिल्कुल नहीं पहचाना। जब जब भी मैं आया हूँ तुझे हजारों रुपए देकर गया हूँ,
2 बार बोट्स पानी में डूबी तो मैंने बोट्स की उनकी कीमत से ज़्यादा पैसे दिए। तेरी जेब में भी गड्डियाँ डाली, वह अलग। वड़ी, मीर सिंह, अब याद आया नहीं? क्या हाल है तेरा? मैंने कई बार तेरे को याद किया नहीं। किधर है तू? उसी होटल में, कमरा नंबर 33। साईं, मैं आऊँ नहीं? हाँ, अभी आया वड़ी, अभी आया, कहने के साथ ही दूसरी तरफ से मीर सिंह ने रिसीवर रख दिया था। श्री राम जसवानी तो जैसे दौड़ा दौड़ा आया था रिसीवर रखने के बाद। 15 मिनट के बाद जसवानी हाजिर था मीर सिंह के सामने। वड़ी, आपने बुलाया और हम दौड़े चले आए। बैठो। मीर सिंह के होठों पर मुस्कुराहट थी। श्री राम फौरन बैठा। पास में मलिक था। बोलो नहीं, क्या सेवा वेवा करूं? तुम तो बहुत अच्छा है मीर सिंह भाई। जसवानी ने दांत भींचे। पैग मारोगे? मीर सिंह ने शांत स्वर में पूछा। वड़ी, अभी तो शाम भी नहीं हुई, शाम को मारेगा, दबा कर मारेगा, जोर जोर से मारेगा। मीर सिंह ने सिगरेट सुलगाई। श्री राम जसवानी बराबर दांत फाड़े जा रहा था। श्री राम, हमने उस टापू पर जाना है। उसी पर? श्री राम जसवानी पल भर के लिए सकपकाया। हाँ। वड़ी, श्री राम जसवानी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। क्यों मरने का प्रोग्राम बनाता है नी? चैन से जियो साईं। इधर उधर के झंझट छोड़ो, जिंदगी बहुत काम की चीज़ है। श्री राम, मीर सिंह ने सपाट स्वर में कहा, जो मैं कहता हूँ सिर्फ वह सुनो, राय मत दो। ठीक है वड़ी, नहीं देता। श्री राम ने मुंह लटकाकर कहा। हमें बड़ी वाली बोट चाहिए। बड़ी वाली? श्री राम ने पहलू बदला। हाँ, हम कुल 12 आदमी हैं। 12? श्री राम के होठों से निकला। वड़ी, उन आदमखोरों की तो पार्टी हो जाएगी, उनका तो बहुत मजा आ जाएगा। वह तो रिसेप्शन वगैरह सब कुछ कर डालेंगे। मीर सिंह ने कश लगाया। सही हालत वाली बड़ी बोट। वह तो ठीक है वड़ी, लेकिन गुलाम रसूख नहीं मानता। कौन गुलाम रसूख? बोटों का मालिक। मैं तो सिर्फ मैनेजर हूँ नी, सलाम ठोकने वाला। वह क्यों मना करेगा? पिछली 2 बार तुम्हारे कारण 2 बोटें डूब गई नी। उन आदमखोरों ने बोट्स को तबाह कर दिया था। और तो क्या हो गया? मैंने हर बार बोट की कीमत से ज़्यादा तुम्हें पैसे दिए थे। वह तो ठीक है वड़ी, लेकिन गुलाम रसूख का कहना है कि अगर पार्टी पैसा दिए बिना भाग जाती तो? मैं तो सिर्फ मैनेजर हूँ वड़ी, मेरी नौकरी तो छिन जाएगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं तुम्हारी यह दिक्कत भी दूर कर दूंगा। तो करो नहीं, सोचना क्या है? मैं तुम्हें बोट की कीमत दे देता हूँ। बोट सलामत बच गई तो तुम्हारी, टूट फूट गई तो तुम्हारी। आइडिया तो बढ़िया है नी, लेकिन गुलाम रसूख तुमसे बोट की कीमत से ज़्यादा पैसे झाड़ लेगा। वह बहुत कमीना बंदा है। मेरी तनख्वाह भी 100-200 कम देता है। पूछने पर कहता है इस बार कमाई कम हुई। साला नोटों को लेकर ऐश करता है, दाएं बाएं हाथ डालकर मजे लेता है। मैं उसकी पोल पट्टी सब जानता हूँ साईं। दिल तो करता है कि समंदर के बीच फेंक दूँ उसे। श्री राम भिनभिनाया। वह जो भी मांगता है हम उसे देंगे। ज़्यादा भी? हाँ, 10,000 तुम्हें देंगे। ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा बड़ी। पिछली बार तुमने 20,000 दिए थे, अब भी 20 दे दूंगा। ये तो दिवाली हो गई नी, दिवाली। श्री राम दांत फाड़कर कह उठा। गुलाम रसूख से बात करो, मैं आज ही कर लेता हूँ। शाम को मेरे पास आकर 2 पैग मार लेना। थैंक यू साईं, थैंक यू थैंक यू। किसी और ने भी बोट तुमसे किराए पर ली उस टापू पर जाने के लिए? नहीं, और कोई क्यों मरना चाहेगा? श्री राम जसवानी ने सिर हिलाया। मेरी बात मानो तो उस टापू पर जाने का प्रोग्राम छोड़ दो। तुमने 3 बार बहुत आदमी भेजे, लेकिन कोई वापस नहीं आया। आदमखोरों की तो तगड़ी पार्टी हो गई होगी, अब फिर वे पार्टी कर लेंगे। तुम्हें जो कहा है वही करो, मीर सिंह ने शांत स्वर में कहा। ठीक है साईं। श्री राम जसवानी ने गहरी सांस ली। लेकिन एक बात तो बता दो नी। क्या? उस टापू पर क्या है नी? तुम तो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए बड़ी। तुम यह बात हर बार पूछते हो श्री राम, और जवाब एक बार भी नहीं मिला। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। ठीक है साईं, अब मैं भी समझदार बन जाता हूँ। बोट की पेमेंट कैश होगी या? कैश। अच्छी बात है। श्री राम उठ खड़ा हुआ। गुलाम रसूख से बात करके देखता हूँ कि वह क्या कहता है। बहुत टेढ़ा आदमी है बड़ी,
सिर्फ मेरे ही काबू में आता है। शाम को तुमने विस्की मेरे साथ पीनी है। मीर सिंह शांत स्वर में बोला, याद रखना। याद है नी, भला इतनी गोल्डन बात मैं कैसे भूल सकता हूँ बड़ी। श्री राम के जाने के बाद मलिक बोला, हमें जोसेफ वोहरा के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है। कोई ज़रूरत नहीं, मीर सिंह ने सपाट स्वर में कहा। आज रात आराम करके कल हम टापू पर चले जाएंगे। जोसेफ वोहरा से हमारा कोई वास्ता नहीं। वह तो शायद टापू पर भी ना पहुंच सके। 462 टापुओं में कहाँ जाना है, इस बात को जल्दी जान पाना उसके लिए असंभव है। आप ठीक कहते हैं, मलिक ने गर्दन हिलाई। मेरे ख्याल में अभी तक देवराज चौहान नहीं पहुंचा होगा यहाँ। मीर सिंह ने मलिक को देखा। कुछ पक्का नहीं, पहुंच भी सकता है और नहीं भी। मलिक शांत स्वर में बोला, अपने आदमियों को बाहर भेजो, शायद उन्हें देवराज चौहान नजर आ जाए। नजर आ जाए तो उसे फौरन शूट कर दिया जाए, एक काम तो खत्म हो। यस सर। अजीत मलिक बाहर निकल गया। जोसेफ वोहरा ने सिगरेट का कश लिया और सामने बैठे नीलकंठ को देखा। कुछ पलों से कमरे में शांति थी। तो मीर सिंह ने बोट वाले को फोन करके बुलाया। जोसेफ वोहरा बोला, जी हाँ, करीब आधा घंटा उसमें और मीर सिंह में बात हुई। उसका नाम श्रीराम जसवानी है। उनमें क्या बात हुई नहीं मालूम? नहीं, लेकिन श्रीराम जसवानी से बात की जा सकती है, नीलकंठ ने कहा। ऐसा मत करना, जोसेफ वोहरा ने सिर हिलाया। मीर सिंह जो करता है पहले उसे कर लेने दो। मैं नहीं चाहता कि मीर सिंह को महसूस हो सके कि हम उसकी हरकतों पर निगाह रख रहे हैं। नीलकंठ ने हाव भाव से सहमति प्रदान की। अपना कोई आदमी श्रीराम जसवानी के पीछे लगाया है? हाँ, वह आकर उसकी एक एक हरकत की रिपोर्ट देगा। नीलकंठ ने सिर हिलाया। जोसेफ वोहरा ने कश लिया। चेहरे पर सोच के भाव थे। नीलकंठ जी। मीर सिंह उस टापू पर जाने की तैयारी कर रहा है, तभी तो उसने बोट क्लब के मैनेजर को बुलाया बोट लेने के लिए। मीर सिंह उसे पुराना जानता होगा। जोसेफ वोहरा ने होठ सिकोड़ कर कहा, मेरा भी यही ख्याल है सर। जब तक मीर सिंह बोट पर अपने आदमियों के साथ यहाँ से रवाना नहीं होता, तब तक मीर सिंह की हर हरकत पर नज़र रखो, लेकिन उसके सामने पड़ने से बचो। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मीर सिंह किस टापू पर? श्रीराम जसवानी बताएगा, बोट क्लब का मैनेजर बताएगा। जोसेफ वोहरा शांत स्वर में बोला। उसने मुंह बंद रखा तो? जोसेफ वोहरा के काले स्याह चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभरी। मेरे को वह सब कुछ बता देगा। आपको? कैसे? क्योंकि ऐसों का मुंह खुलवाने की चाबी है मेरे पास, जोसेफ वोहरा ने कड़वे स्वर में कहा। नीलकंठ मुस्कुराकर रह गया। देवराज चौहान के बारे में कोई खबर? उसकी तरफ अभी ध्यान नहीं दिया गया, वक्त ही नहीं मिला, नीलकंठ ने कहा। शायद वह भी अंडमान निकोबार आ गया हो। सरसरी तौर पर यहाँ के होटलों को चेक करो। जी। उसके सामने भी मत पड़ना, बहुत खतरनाक शख्सियत है वह। शाम को श्रीराम जसवानी होटल में प्रवेश कर रहा था कि एकाएक बाहर निकलते समय किसी से टक्कर हुई। दोनों ठिठके, पलटकर एक दूसरे को देखा। श्रीराम जसवानी से टकराने वाला इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े था, जो कि मीर सिंह के पीछे पीछे यहाँ तक पहुँचा था, और अब मीर सिंह पर उसकी नज़र टिकी थी कि वह क्या कर रहा है। यह टक्कर वानखेड़े द्वारा जानबूझकर मारी गई थी। वानखेड़े ठिठक कर पलटा और 2 कदम उठाकर जसवानी के पास पहुंचा। चोट तो नहीं आई जनाब को? वानखेड़े ने मक्खन भरे स्वर में पूछा। क्या बात करता है नी, यह आदमी की टक्कर थी, हाथी की तो नहीं जो मुझे चोट आएगी। ओह, आप कितने अच्छे हैं मिस्टर श्रीराम जसवानी। ओह मिस्टर जसवानी, रियली यू आर ग्रेट कि आपने मेरी टक्कर का बुरा नहीं माना और मुझे हाथी भी नहीं कहा, वरना मेरी बीवी तो ऐसे मौके पर मुझे हाथी ही कहती है। पागल है क्या? नहीं, पतली है। पतली? हाँ, तीली की तरह पतली। उसे तो मेरी टक्कर हाथी की तरह ही लगेगी, है ना मिस्टर श्रीराम जसवानी। हाँ हाँ, जसवानी, मिस्टर श्रीराम जसवानी। वानखेड़े ने जल्दी से कहा। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? बड़ी, कहो नी, इसमें पूछने पाछने की क्या बात है? शाम का वक्त है, बोर हो रहा हूँ, कोई हसीन साथी भी साथ में नहीं। वानखेड़े ने प्यार भरे स्वर में कहा।
अगर आप बियर पीने में मेरा साथ दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज तो बियर का प्रोग्राम हो ही नहीं सकता साईं। मेरा 2-2 पैग मारने का प्रोग्राम है। बियर के बाद 2 पैग मारने का मजा ही कुछ और होता है। आपने कभी मारे नहीं क्या? नहीं। श्री राम जसवानी के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। तभी तो आप ऐसा कह रहे हैं। आज ऐसा करके देखिए श्री राम जी। ठीक है नी, तेरी बात मानी। श्री राम एहसान जताने वाले स्वर में कह उठा। आइए बार रूम में चलते हैं। दोनों बार रूम में पहुंचे। फौरन ही उनके सामने 2 बियर हाजिर हो गई। वेटर गिलास भर गया। तेरा नाम नहीं पूछा साईं? पवन। श्री राम जसवानी एक ही सांस में आधी बियर गिलास में खत्म करके बोला। आज का दिन तो साईं बहुत अच्छा है। बियर फ्री, 2-2 पैक फ्री। अच्छा, पैक कौन फ्री पिला रहा है? वानखेड़े ने बियर का घूंट पड़ा। पुरानी असामी है, फ्री पैगों के साथ 20,000 भी दे रहा है। कोई खास बात होगी? ऐसी कोई खास बात नहीं। उसको किसी टापू पर जाने के लिए बड़ी वाली बोट चाहिए थी। थोड़ी बहुत आनाकानी दिखाई तो यह सब देने को तैयार हो गया। कहकर गिलास की बाकी बियर भी गले के नीचे उतारी और करीब मौजूद बोतल में से सारी बियर मग में उड़ेल ली। श्री राम जसवानी के बारे में लग रहा था जैसे बियर देखकर ही उसे नशा हो गया हो। ऐसा है तो फिर जरूर कोई खास बात होगी। पागल है यह साला मीर सिंह। श्री राम जसवानी पुनः आधा मग खाली करके बोला। एक ऐसे टापू पर जाना चाहता है जहां आदमखोर बसते हैं। पहले भी वहां वह 2-3 बार ग्रुप भेज चुका है, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। अब वह खुद जाने को तैयार है। उस टापू पर अवश्य खास बात होगी। गॉड जाने वहां क्या पड़ा है। तो अब तुम उसके पास क्या करने जा रहे हो? वानखेड़े ने लापरवाही से पूछा। उसे बताने कि बोट तैयार है, वह नोट तैयार रखे। साला कल सुबह टापू की तरफ रवाना हो जाएगा। तुम्हें मालूम है वह टापू? हाँ, पहले नहीं मालूम था। मीर सिंह के आदमियों को एक बार टापू तक छोड़ने गया था, तब मालूम हुआ। ओह, मुझे तो वह बहुत खतरनाक आदमी लगता है। कौन? मीर सिंह। उसकी आंखों से मुझे डर लगता है। उसने मग खाली किया और उठता हुआ कह उठा। बियर का थैंक यू निवडी, मैं चलता हूँ 2 पैग मारने। ओके मिस्टर श्री राम जसवानी, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। किस वास्ते साईं? बियर पीने के वास्ते। वो तो ठीक है नी, लेकिन मुझे फ्री की पीने की आदत है। मैं पिलाता नहीं हूँ। कभी तो पिला दिया करो। नहीं, श्री राम जसवानी ने कसम खाने वाले इरादे से कहा। वानखेड़े मुस्कुराया। ठीक है, मैं पिलाऊंगा। पक्की बात करता है ना बड़ी? पक्की। धोखा वोखा मत देना, मेरा दिल टूट जाएगा। किस दिन का तय समझूं? कल या परसों मैं तुम्हारे पास बोट क्लब के ऑफिस ही आऊँगा। ये तो और बढ़िया होगा नी। ऑफिस में टांगे फैलाकर चटकारा लेकर बियर पियेंगे। अब मैं चलता हूँ, कल या परसों इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। बाय। कहने के साथ ही जसवानी उठा और जबरदस्ती के अंदाज में वानखेड़े से हाथ मिलाने के पश्चात बार रूम से बाहर निकल गया। वानखेड़े मुस्कुराया। वह जो जानना चाहता था जान लिया था उसने। अगले दिन सुबह 10 बजे उस बड़ी बोट ने तट छोड़ा और समंदर की तरफ बढ़ गई। समंदर के पानी पर पड़ती सूर्य की किरणें कभी कभी आंखों को चौंधिया देती थी। बोट को मीर सिंह का ही एक आदमी चला रहा था। एक केबिन में मीर सिंह और अजीत मलिक मौजूद थे। सब ठीक है मलिक? यस सर। पीने के पानी और खाने के सामान की क्या पोजीशन है? मीर सिंह ने सिगरेट सुलगाई। 15 दिन का कोटा है हमारे पास। गुड। 15 दिन बहुत रहेंगे हमारे पास। इतने दिनों में तो हम खजाना लेकर वापस बंबई पहुंच जाएंगे, मलिक ने कहा। मीर सिंह ने गंभीर निगाहों से मलिक को देखा। इतना आसान नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। अजीत मलिक कुछ नहीं बोला। पहले मैंने जिन आदमियों को भेजा था तुम तो जानते ही हो कि वह किसी से कम नहीं थे। फिर भी वह वापस नहीं लौट सके। इसका मतलब कि टापू पर कोई खास ही चीज़ है। वहाँ आदमखोर लोग बसते हैं, वह खा जाते होंगे इंसानों को। आदमखोर तो हैं ही, कुछ और भी होगा, वरना एक तो जिंदा बचता, कोई तो वापस आता। लेकिन मेरा भेजा कोई आदमी भी जिंदा बचकर वापस नहीं लौटा। यह बात तो है सर। टापू पर ऐसा क्या खास हो सकता है? मालूम होता
तो हम वैसा ही इंतज़ाम करके यहाँ से चलते। मलिक बोला, हथियार पर्याप्त मात्रा में है ना? गोला बारूद कम तो नहीं? कुछ भी कम नहीं है, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही इंतज़ाम किया था। गुड। मीर सिंह के होठ भींच गए। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? अगर टापू पर आदमखोर लोग बसते हैं तो सरकार ने उनका इंतज़ाम क्यों नहीं किया कि? मलिक, हमें सिर्फ अपने काम की बात सोचनी चाहिए। जी। मलिक सतर्क सा हुआ। हम कब तक उस टापू पर पहुंच जाएंगे? 6 से लेकर 8 घंटों में। 1 आध घंटा ऊपर भी लग सकता है। मलिक सिर हिलाकर रह गया। बाहर जाकर देखो, सब ठीक है? अजीत मलिक फौरन बाहर निकल गया। सर, नीलकंठ भीतर प्रवेश करता हुआ बोला, मीर सिंह अपने आदमियों के साथ तट से रवाना हो गया है। यह कब की बात है? 8 बजे की। जोसेफ वोहरा ने घड़ी देखी। 9 बज रहे थे। बोट में कौन कौन था? मीर सिंह, मलिक और उनके 10 आदमी, साथ में ढेरों सामान। जोसेफ वोहरा ने सिर हिलाया। और श्रीराम जसवानी? वह तो यही है, वह साथ नहीं गया। श्रीराम को मेरे पास लेकर आओ। ओके सर, मैं अभी जाता हूँ। वड़ी, हमसे क्या गलती हो गया नी, जो मेरे साथ खींचातानी हो रही है? मैं तो बहुत शरीफ बंदा हूँ नी, 2 पैक से ज़्यादा भी कभी नहीं पीता। जोसेफ वोहरा के सामने पहुँचते ही श्रीराम ढीले स्वर में कह उठा। जोसेफ वोहरा ने प्रश्न भरी निगाहों से नीलकंठ को देखा। जोसेफ वोहरा की निगाहों का मतलब समझकर नीलकंठ कह उठा, सर, आने में नखरे दिखा रहा था, एक हाथ जमाना पड़ा। एक हाथ? श्रीराम जसवानी भड़क सा उठा। तुम उसे एक हाथ कहते हो? 12 के बराबर था वह एक हाथ। 2 बार तो गिरते गिरते बचा नी। 1 मिनट तो मुझे पता भी नहीं चला साईं कि मैं कहाँ हूँ। वैसा एक हाथ और पड़ जाता तो वड़ी, मैं तो गया था ना। जोसेफ वोहरा ने शांत मुस्कुराहट के साथ कहा, बैठ जाओ, मेरे आदमी ने गलती से हाथ मार दिया, मैंने ऐसा करने को नहीं कहा था। तो फिर क्या कहा था वड़ी? मैंने कहा था टांग से पकड़कर घसीट कर लाना हरामी को, लेकिन इसने तुम्हें सस्ते में छोड़ दिया। श्रीराम जसवानी का चेहरा फक पड़ गया। क्या बोला वड़ी? कुत्ते की माफिक टांग घसीट कर? हाँ, खैर कोई बात नहीं, दोबारा ऐसा मौका आया तो मेरा आदमी ऐसा ही करेगा। वड़ी? श्रीराम जसवानी दोनों हाथ जोड़कर निरीह जानवर की भांति बोला, मेरे से ऐसा कौन सा पाप हो गया नहीं जो कुत्ते में और मेरे में फर्क नजर नहीं आ रहा? बैठो। श्रीराम जसवानी जल्दी से बैठा। मीर सिंह को जानते हो? हाँ, वह जो आज ही बोट लेकर गया है साईं। हाँ, मेरा मतलब उसी से है। जोसेफ वोहरा सख्त स्वर में बोला। कहाँ गया है वह? वड़ी, वह किसी उजाड़ टापू पर गया है। उजाड़ टापू? हाँ साईं। श्रीराम जसवानी जल्दी जल्दी जवाब दे रहा था और रह रहकर उसकी निगाह नीलकंठ की तरफ जा रही थी कि कहीं उसका 12 हाथ वाला एक हाथ ना पड़ जाए। यहाँ 500 टापू हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, उनमें 38 पर आबादी है, बाकी 462 द्वीप जंगल से भरे पड़े हैं और वहाँ तरह तरह के खतरे हैं। मालूम नहीं पड़ता बड़ी कि मौत किस तरफ से आ जाए। मीर सिंह किस टापू पर गया है? टापू का तो नाम नहीं है कि जो बता सकूं। हमें उसी टापू पर जाना है जहां मीर सिंह गया है और उस टापू के बारे में तुम जानते हो। तो नी, तुम हमें उस टापू पर लेकर जाओगे? मैं? श्रीराम जसवानी की आंखें फैल गई। नहीं बड़ी, मैं नहीं जाऊंगा। अभी जिंदगी से इतना बेजार नहीं हुआ कि मौत के पास पहुंच जाऊं। उस टापू पर आदमखोरों की बस्ती रहती है। मैं नहीं जाने वाला साईं, मेरी जान निकाल लो, मैं नहीं जाने वाला। जसवानी की आंखों में दृढ़ता थी। जोसेफ वोहरा का चेहरा कठोर हो गया। हमें तुम वहां लेकर जाओगे? कभी नहीं। तुम्हें मरना है तो मरो, मैं नहीं मरूंगा। कुछ पलों के लिए वहां खामोशी छा गई। श्रीराम, जोसेफ वोहरा ने गंभीर स्वर में कहा, हमें वहां हर कीमत पर पहुंचना है। तो वड़ी, मैं क्या करूं? तुम साथ चलो या फिर किसी ऐसे को साथ भेजो जो हमें उस टापू पर पहुंचा सके। और कोई उस टापू के बारे में नहीं जानता, मैं ही जानता हूं। तो तुम साथ चलोगे? वड़ी, मैं किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। श्रीराम जसवानी झगड़ने वाले मूड में बोला। और हमें हर कीमत पर उस टापू पर जाना है। जोसेफ वोहरा दरिंदगी भरे स्वर में बोला। साईं, जाना है तो जाओ,
क्यों मेरा भेजा खाता है? नी, तुम में अक्ल है क्या? जोसेफ वोहरा गुर्राया। बड़ी, मेरा मतलब है, अगर तुम में अक्ल है तो मैं उस टापू पर जाने के लिए तुम्हें नक्शा बना देता हूँ। पानी का नक्शा समझ सकते हो? भटक तो नहीं जाओगे? समझ सकता हूँ। जोसेफ वोहरा के चेहरे पर शांत भाव छाने लगे। साईं, मैं उस टापू पर जाने के लिए नक्शा बना देता हूँ। पहुँच जाओ सीधा मौत के मुंह में, क्योंकि वहाँ जो गया जिंदा नहीं लौटा। आदमखोरों ने ठाठ से रिसेप्शन बनाई होगी। श्री राम जसवानी गहरी सांस लेकर बोला, सबको समझाता हूँ, बार बार कहता हूँ कि उस टापू पर मत जाओ, यहाँ मौत है, लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं। नीलकंठ, जोसेफ वोहरा बोला, सर, इसे कागज पहन दो। यह नक्शा कागज पर उतारेगा और हमें समझाएगा भी। तुम भी नक्शा समझना नीलकंठ। अगर नक्शा समझ ना आए तो इसे साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। कैसे समझ नहीं आएगा बड़ी? नक्शा ऐसा तुम्हारे दिमाग में डालूंगा कि सारी जिंदगी याद रहेगा। 2 घंटे लगाए श्री राम जसवानी ने। उस टापू पर पहुंचने का सारा नक्शा और टापू की खाल निशानी भी जोसेफ वोहरा और नीलकंठ को इस तरह समझा दी कि जैसे श्री राम खुद जानता था। तसल्ली होने के पश्चात जोसेफ वोहरा बोला, हमें एक बोट चाहिए। बोट? श्री राम ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हाँ, लेकिन मैं तो मैनेजर हूँ, इसके लिए मालिक से बात करनी पड़ेगी साईं। तो जाकर मलिक से बात कर लो। बड़ी, बात क्या करनी है? गुलाम रसूख की मैं नस नस पहचानता हूँ। वह कहेगा बोट की कीमत चुकता करो और श्री राम जसवानी को 20,000 रुपया दो, तब बोट देगा। साईं, जब तुम बोट वापस दोगे तो किराया काट कर तुम्हें बाकी का छुट्टा वापस दे देगा। श्री राम जल्दी से बोला। और वह 20 जो तुम्हें दिए होंगे? नीलकंठ ने उसे घूरा। वह तो गए श्री राम के भीतर, बाहर नहीं आने वाले। श्री राम जसवानी हाथ हिलाकर बोला। जोसेफ वोहरा ने सिगरेट सुलगाई और शांत स्वर में बोला, तुम बोट तैयार रखो, 2 घंटे में सारे काम हो जाने चाहिए। और माल, वड़ी, नोट, करेंसी बोट में पांव रखने से पहले ही तुम्हें मिल जाएंगे। तुमने तो यह भी नहीं पूछा कि कुल कितना हुआ वड़ी? पूछने की जरूरत नहीं समझता। बोट तैयार रखो, हम तुम्हारे ऑफिस में पहुंच रहे हैं। रोकड़ा ले आना वड़ी। जोसेफ वोहरा ने सिर हिलाया। तुमने अपना नाम नहीं बताया। जोसेफ वोहरा। वड़ी, जल्दी आना। श्री राम का 20,000 मत भूलना, वरना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। जोसेफ वोहरा मुस्कुराया। श्री राम जसवानी पलटकर बाहर निकल गया। श्री राम जसवानी अभी होटल से बाहर भी नहीं निकला था कि एकाएक वानखेड़े सामने आ गया। दोनों की नजरें मिली। वानखेड़े खुलकर मुस्कुराया। नमस्कार श्री राम भाई, मैं आपके पास आने ही वाला था। वानखेड़े ने जल्दी से कहा। मेरे पास? क्यों वड़ी? वो बियर का प्रोग्राम? अभी नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।